वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 20 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं यूपीपीएससी आरओ के। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 प्रश्न है इसमें। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 21 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीसीएस की आप टेलीग्राम पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को सोचने के बाद, पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। देखिए 6 टॉपिक है हिंदी में। यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा में 6 टॉपिक, एक टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे और ये 6 टॉपिक, ठीक है, यानी हो गए 60 प्रश्न। 60 प्रश्न के लिए कितने अंक? 60 अंक। ठीक है, समय सीमा कितनी है? 1 घंटे में ये पेपर जो है आपको सॉल्व करना है। और जीएस का पेपर 140 क्वेश्चन, 140 अंक के, और वो 2 घंटे में सॉल्व करना है। मेरिट जो बनेगी प्रारंभिक परीक्षा में इन दोनों को मिलाकर बनेगी, इसलिए हिंदी भी इम्पोर्टेंट है और जीएस भी इम्पोर्टेंट है। और 1/3 की माइनस मार्किंग है, जो बिल्कुल ना आए उसको ही छोड़ देना है। तो पहला प्रश्न है, निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे इसमें हिंदी में भी होते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं उसको एक शब्दों के लिए। तो ये भी 10 आएंगे। तो निरामिष, देखिए जो मांस खाता है वो होता है सामिष, और जो मांस नहीं खाता वो होता है निरामिष। तो बी है इसका आंसर। तो देखिए निरामिष शब्द जो मांस नहीं खाता उसके लिए है, ठीक है, और जो मांस खाता है उसके लिए सामिष। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द क्या है? मध्यरात्रि के समय के लिए एक शब्द होगा निश्चित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और निश्चित किस तरह से लिखा है ये भी देख लीजिए। एक शब्द है मार्तंड, यहाँ पर एक है अपराह और एक है मध्याह्न। एक अपराह होता है तो एक पूर्वा भी होता है। तो मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? निश्चित हो जाएगा। दोपहर के सूर्य को बोलते हैं मार्तंड। अपराह बोलते हैं दिन का दोपहर 12 बजे के बाद का समय, और पूर्वाह बोलते हैं दिन का दोपहर 12 बजे के पहले का समय, और मध्याह्न होता है वह समय जब सूर्य मध्य आकाश में पहुंचता है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस की और आरओ दोनों की। तीसरा प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होगा? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द हो जाएगा नारद। ठीक है, तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है नारद, और जबकि रहस्य या भेद खोलने वाले के लिए एक शब्द है विभीषण। और इसी प्रकार चाल चलने वाला क्या होता है? शकुनी होता है। चौथा प्रश्न है, बिना पलक झुकाए या झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्पलक या निर्निमेष, निर्विकार या निष्प्रह। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष, और किस तरह से लिखा है ये भी देख लीजिए। तो बिना पलक झपकाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष। पांचवा प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा इसमें बताइए। शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, और शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। देखिए शरद काल के साथ दिनों का प्रयोग हुआ है, जो कि ठीक है ठीक नहीं है, निरर्थक है, मतलब हिंदी वाक्य की शुद्धता के अनुरूप। तो शरद काल के दिनों में, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये भी गलत। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। तो विकल्प सी यहाँ पर शुद्ध है। अन्य विकल्पों में जो है शरद काल के साथ दिन का प्रयोग हुआ है, जो कि उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक वाक्य सही है। एक ही सही है, 3 गलत हैं।
श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। देखिए हिंदी का रूल है कि वापस और लौटना, ठीक है, ये एक ही शब्द अर्थ निकाल रहे हैं दोनों के दोनों। तो जहाँ वापस और लौटना एक साथ लिखा है उसको हटा दीजिए, ठीक है, समय बचाइए, इसमें आंसर डी हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे, तो डी जो है सही होगा, क्योंकि लौटे और वापस का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? यहाँ फिर से 3 गलत हैं। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। सही वाक्य है यहाँ पर राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से 3 गलत है यहाँ पर, केवल एक ही शुद्ध है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। देखिए शुद्ध यहाँ होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है, तो बी करेक्ट है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए तो जरा। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण निकल गया, प्राण उसका खत्म हो गया। प्राण उसका खत्म हो गया अशुद्ध वाक्य है। उसका प्राण निकल गया अशुद्ध है। उसके प्राण निकल गए ये करेक्ट है, ठीक है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं उड़ गए होता तो करेक्ट हो जाता, तो ये करेक्ट है फिलहाल। तो उसके प्राण निकल गए, यहाँ ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, बाकी अशुद्ध हैं। 11वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा इसमें? हस्तक्षेप कैसे लिखा जाएगा? हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, ठीक है, सी है इसका आंसर, हस्तक्षेप। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान कीजिए तो। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत कवयित्री। कवयित्री होता है, ठीक है, कवयित्री, ये बा पर जो मात्रा है वो नहीं लगेगी। तदुपरांत होता है और पूजनीय होता है, जा पूरा आ जाएगा, अंत्याक्षरी सही है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर अंतराक्षरी सही है। अगर अन्य की शुद्ध वर्तनी देखें तो कवयित्री होता है, तदुपरांत होता है, पूजनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है इसमें। उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी, उपरोक्त में से कोई भी अशुद्ध नहीं है। एक तो अशुद्ध पक्का। उत्कर्ष सही है, वैमनस्य सही है, मिथिलेश कुमारी गलत लिखा है यहाँ, ठीक है। था पर भी छोटी वाली मात्रा आएगी, मिथिलेश कुमारी होगा, ठीक है। तो मिथिलेश कुमारी नहीं होगा, मिथिलेश कुमारी होगा, सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा इसमें? धोबिन, धोबिनी, धोबिनी, धोबिन। कौन सा है? धोबिनी तो होता नहीं है, धोबिन हो जाएगा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा, मात्रा छोटी वाली आएगी बाकी ऊपर। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? धोबिन। 15वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? शुष्क, तो शुद्ध लिखा है यहाँ पर। सूची पे मात्रा बड़ी वाली आती है, छोटी वाली सही लिखा है, बड़ी वाली आती है। यानी भी सही लिखा है, ये वाला यानी गलत है। तो यानी अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा यानी। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो जरा। ऋषि, 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 ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ऋषि शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए तो जरा। उऋण, 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 ना तो होगा नहीं, उऋण, सी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, तो उऋण शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है कौन सा? दायित्व, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, आनुषंगिक। आनुषंगिक करेक्ट है, आध्यात्मिक करेक्ट है, दायित्व करेक्ट है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऐतिहासिक, ठीक है। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध शब्द है? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। दैहिक पे दो मात्रा आती हैं, एक आती है, दो ही आती हैं, सही है। प्रौढ़ सही लिखा है क्या? सही लिखा है। पौरुष सही है। नौकरी पे दो मात्रा आएंगी, तो नौकरी एक अशुद्ध शब्द है, ये वाला नौकरी, ये दो मात्रा वाला शुद्ध होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बहुब्री कैसे लिखेंगे?
बहुब्री समास होता है ना, बहुब्री बहुब्री, ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुब्री कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, बहुब्री। नंबर 21 पर आ जाइए। 2 बार जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक सही शब्द है द्विज, ऑप्शन नंबर सी। तो 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक सही शब्द क्या होगा? द्विज। द्विज का पर्यायवाची अगर बनाए हो तो ब्राह्मण होता है, बहुत पूछते हैं इसको। नंबर 22 पर आ जाइए। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है, मतलब वो वस्त्र तो पहनेंगे नहीं, वो निरग वस्त्र होंगे यानी दिगंबर। 2 संप्रदाय थी ये जैन धर्म में, दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो है वो अर्धनग्न रहते थे, मतलब नग्न अवस्था में रहते थे। वो समझते थे या उनकी ऐसी सोच थी जो दिशाएं होती हैं वही हमारा वस्त्र हैं, तो दिगंबर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दिगंबर। नंबर 23 पर आ जाइए। 23वां प्रश्न है, जो देखने में योग्य हो, जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखने में योग्य हो, देखने के योग्य हो, प्रियदर्शी नहीं होगा, सर्वप्रिय नहीं होगा, दर्शनीय। जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, तो जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? दर्शनीय। नंबर 24 पर आ जाइए। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक सही शब्द क्या है? जिसका दमन किया गया हो, ऑलरेडी दमन हो चुका है उसका, ठीक है, उसको दमनीय नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे दमित, ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका दमन किया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दमित हो जाएगा। नंबर 25 पर आ जाइए। कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए एक सही शब्द क्या है? कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कष्ट सहकर होने वाला वाक्य के लिए एक सही शब्द क्या होगा? दुष्कर। नंबर 26 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है ये, पूछते हैं इसको एग्जाम में। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको बोलते हैं पाथेय, पाथेय, ऑप्शन नंबर सी। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या है? पाथेय। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आगार, प्राक्कथन, प्रस्तावना या पृष्ठपेषण, उसको बोलते हैं पृष्ठपेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द क्या होगा? पृष्ठपेषण। नंबर 28 पर आ जाइए। खाने की इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं बुभुक्षा। कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे लिखा है ये भी देख लीजिएगा, कभी कभी बुभुक्षा ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी उसकी देखनी पड़ती है, तो ये वाला करेक्ट है। तो खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। नंबर 29 पर आ जाइए। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्या? भावी होगा या भवितव्य होगा? निश्चित रूप से घटित होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है भवितव्य, ऑप्शन नंबर डी। तो निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? भवितव्य। 30वां प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? घायल, मनमोहक, मृत्युंजय, मर्माहत। जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो उसके लिए शब्द क्या है? एक मर्माहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यूपीपीएससी आरओ के लिए ये प्रैक्टिस 30 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।